हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। दिस इज मी चंचल कुमार शर्मा। एनसीईआरटी 11th प्राचीन भारत का इतिहास की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे प्रथम मगध साम्राज्य की और 16 महाजनपदों की। तो 16 महाजनपदों की स्थापना, ठीक है, लोहे के व्यापक प्रयोग, अंत में मगध के द्वारा अपनी शक्ति का विस्तार और दूसरे जनपदों को अपने में मिलाने की बारे में हम बात कर चुके हैं। और मगध का पहला राजवंश, ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में हम बात कर चुके थे। उसी समय भारत में ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण हुए थे, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ईरानी आक्रमण की और मकदूनिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर के आक्रमण के बारे में। आप सभी ने ये नाम सुना ही होगा, सिकंदर महान जो हैं उनके बारे में कई बात आपने सुनी होगी कि उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, कई सारी विजय हासिल की और एक बहुत बड़े भूभाग पर उन्होंने कब्जा किया, विजय हासिल करके अपने साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन जब वो भारत आए तो यहाँ पर जो वीरता थी हमारे यहाँ के छोटे छोटे राजाओं की, वो और साथ ही मगध साम्राज्य के बारे में सुनकर वो यहाँ से वापस लौट गया, आगे नहीं बढ़ा। तो क्या कारण था कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया? समझने वाली बात यह कि वो कारण क्या थे जिसकी वजह से सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ और आक्रमण के बाद भारत में किस प्रकार के प्रभाव हुए, क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत में कुछ इलाके पर उसने कब्जा किया था, ठीक है। तो वो क्यों हुआ और उसके क्या परिणाम रहे? यूनानी और भारतीयों का संपर्क हुआ, ठीक है, और किस प्रकार की चीज़ें हुई ये भी हम लोग आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपने आर्ट एंड कल्चर वाला कल वाला सेशन ज़रूर देखा होगा, जिसमें हमने स्थापत्य कला के मध्यकालीन और आधुनिक भारत की शैलियों के बारे में बात की थी। मध्यकाल में मुगल काल, खास करके सल्तनत और मुगल काल के स्थापत्य शैलियाँ, और आधुनिक काल में जो यूरोपियन भारत में आए उसके बाद किस प्रकार की इंडो गोथिक शैली या न्यू रोमन शैली हमें दिखाई देती है, वो सब हमने देखा था। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा प्राचीन भारत का इतिहास आप सभी को पता है, अनअकैडमी पर CK लाइव रेफरल कोड को यूज़ करने के बाद जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आप लोगों के पास। सिलेबस और एग्ज़ाम के अलावा आपको बहुत सारे जो है नोट से लेकर गाइडेंस से लेकर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो एक साल का इंडिया का ये लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो आपको यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन घर बैठे कराता है, एक साल का सब्सक्रिप्शन 44,000 में और 2 साल का 64,000 में अवेलेबल है। पर अगर आप रेफरल कोड यूज़ करें CK लाइव, तो इस रेफरल कोड को यूज़ करके आप एक साल के लिए 10% का डिस्काउंट लेकर 39,600 में अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और 2 साल में 57,600 में आप इसे ज्वाइन कर सकते। ये रेगुलर सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा होती है। आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, सारे एजुकेटर की सारी क्लासेस ले सकते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक की तैयारी, प्लस ऑप्शनल जीएस सब कुछ आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर्स से लेकर नोट्स से लेकर सब। तो ये तो रेगुलर सब्सक्रिप्शन है, लेकिन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। आप 1 साल या 2 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन में 1 साल में अगर आप लेने जाएंगे तो 64,000 का है, बट जैसे ही आप इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे CK लाइव,
तो 1 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 57,600 का होगा और 2 साल का वैसे 99,000 है, पर रेफरल कोड यूज़ करने के बाद वो हो जाएगा 89,100, 89,100। इसमें फ़ायदा क्या है? देखो, एक तो पढ़ाई के साथ जो आप स्टडी करते हो, सिलेबस आप पढ़ते हो, वो तो है ही सही, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में मदद करती है, जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके दिमाग में सारी क्वेश्चन होते हैं, जैसे हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली और प्रोडक्टिव स्टडी कैसे कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा हो कम पढ़ के, ठीक है। स्मार्ट स्टडी से लेकर हाई इंटेंसिटी स्टडी हैबिटेट्स, फिर अपनी एग्जाम को जानिए, नो योर एग्जाम, व्हाट इज द एग्जैक्ट स्कीम, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सिलेबस कितने समय में कवर हो सकता है, इसके साथ साथ ऑप्शनल का जो डर है, कौन सा ऑप्शनल ज़्यादा नंबर दिला सकता है, ठीक है, कैसे स्कोर किया जा सकता है ऑप्शनल में बेटर तरीके से। आप सभी को पता है 500 नंबर का ऑप्शनल आता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद जीएस को लेकर, ठीक है, एनसीईआरटीज कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सी बेसिक बुक्स है, सिलेबस को कैसे कवर करना है, ये करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने, सब जो आप पूछते रहते हैं। तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को लेकर आप एक पर्सनल कोच ले सकते हैं और वो आपकी सब में मदद करता है, ठीक है। आपका स्टडी ट्रैकर, आंसर राइटिंग स्किल्स, हाउ टू राइट आंसर्स, मतलब अच्छे आंसर्स कैसे लिखे जा सकते हैं, एक्स्ट्रा नंबर जो है कैसे लाए जा सकते हैं, ठीक है। डायग्राम, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, 3 घंटे में पेपर कंप्लीट कैसे करना है, एक इलेक्ट्रीफाइंग ऐसे निबंध का पेपर होता है कैसे लिखना है, डीएफ कैसे फॉर्म फिल करना है मेंस में, ये सब कुछ आपको एक पर्सनल गाइड मिलता है और आपको वो व्यक्तिगत रूप से बताता है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के अपने ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो आपको प्लस में नहीं मिलेंगे, तो ये आप ले सकते हो। आप चाहे सब्जेक्ट के लिए, किसी भी सिलेबस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए ज्वाइन करें। चलिए, तो हमारा आज का अध्याय 12 ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण। लास्ट सेशन में हम 16 महाजनपद के बारे में बात कर रहे थे और उन 16 महाजनपद में मैंने आपको बताया था कि मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ था। तो भारत के उत्तर में, ठीक है, और थोड़ा सा पूर्व तक हम देखें कि एक बड़ा साम्राज्य था जिसने एकता के सूत्र में पूरे एरिया को पिरोया था और ये शक्तिशाली भी था, चाहे वो हर्यक वंश हो, चाहे वो शिशुनाग वंश हो या नंद वंश। महापद्मनंद ने अपने आप को एक राट कहा था। तो बेसिकली इस एरिया में तो एक बड़ा शक्तिशाली शासक था, तो ये सुरक्षित रहा। इसकी अपेक्षा अगर मैं भारत के पश्चिमोत्तर भाग की बात करूं, साउथ वेस्ट, जो आजकल आपका पंजाब, पाकिस्तान और इस पूरा इलाका जो आता है, यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा शासक नहीं था कि जो इस एरिया में, ठीक है, इस पूरे एरिया में एकता स्थापित कर सके। छोटे छोटे सरदार, राजा, क्षत्रप हुआ करते थे। तो जब भी कभी ऐसा कोई आक्रमण हो, कोई बड़ा शासक होता, तो वो उस आक्रमण से रक्षा कर सकता था उस पूरे क्षेत्र की, पर ऐसा कोई शासक था नहीं। हमारे यहाँ जो पश्चिमोत्तर भारत है, ठीक है, पश्चिमोत्तर जो सीमा थी हमारी, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट बाउंड्री पर ऐसा कोई राजा नहीं था, ऐसा कोई राज्य नहीं था। इसीलिए जो दूसरे आप देखिए ईरानी शासक हो गए या सिकंदर हो गए, तो इन्हें मौका मिला, ठीक है, आक्रमण करने का, यहाँ पर विजय हासिल करने का, ये एक कारण था। और भी चीज़ें थी जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिस समय मगध में, ठीक है, मगध में नंद और इनका शासन चल रहा था, प्रथम मगध साम्राज्य, उसी समय ईरान में भी आप देखिए कि एक बड़ा जो साम्राज्य है, एक बड़ा शासक वहाँ पर राज्य कर रहा था। तो उस समय पूर्वोत्तर भारत के छोटे छोटे गणराज्य जो है और रजवाड़े जो हैं, इनका धीरे धीरे मगध साम्राज्य में विलय हो चुका था। तो मगध साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था और इस साम्राज्य की शक्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। इसके बारे में आसपास के इलाकों में भी पता था सबको। तो यहाँ तो एक बड़ा साम्राज्य मिला, कहाँ पर, पूर्वोत्तर भारत में। लेकिन पश्चिमोत्तर भारत में तो हमारा एक साइड का एरिया तो सिक्योर था, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिमोत्तर भारत में आप देखिए कि ईसा की 6ठी सदी के पूर्वार्ध के दौरान ये अलग प्रकार की स्थिति दिखाई देती। यहाँ आप कंबोज, गांधार, मद्र, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे राजाओं को देखेंगे जो आपस में लड़ते थे। और 16 महाजनपद में मैंने आपको बताया भी था, 16 महाजनपद वाले सेशन में गांधार के बारे में, कंबोज के बारे में, मद्र के बारे में। तो ये छोटे छोटे राज्य जो पंजाब और पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान तक आप देखो, तक्षशिला और उसके आसपास,
ये छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, छोटे छोटे से राज्य थे। तो बड़ी बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में मगध जैसा कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था। ये मेंस के इससे काम आ सकता है। मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या परिस्थितियां थी, कौन से कारक उत्तरदायी थे कि ईसा की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम देखते हैं, ठीक है, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि ऐसे बड़े बड़े आक्रमण हमारे यहाँ पे चाहे ईरानी शासक का हुआ या सिकंदर का हुआ, तो उसके लिए उत्तरदायी कारक ये थे कि पहली चीज नोट करें कि मगध जैसा कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था। अगर होता तो शायद वहाँ पर भी दूसरे देशों को जीतने का अवसर नहीं मिल पाता। तो एक तो ये हो गया, ये आपस में लड़ते रहते थे और अलग दिक्कत है, और इन लड़ने वाले समुदायों को संगठित साम्राज्य के रूप में कोई बदल नहीं पाया। लड़ते यहाँ भी थे। हम जब पूर्वोत्तर भारत की बात करते तो यहाँ भी बहुत सारे जनपद थे, अंग था, वज्जी था, कौशल था, बहुत सारे जनपद हमने पढ़े हैं, लेकिन इन सबको मगध ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, इसलिए यहाँ इस प्रकार की दिक्कत नहीं थी। इसके विपरीत हमारे पश्चिमोत्तर भारत में ऐसा कोई मामला नहीं दिखाई देता। यह क्षेत्र समृद्ध भी था। हमारा जो पश्चिमोत्तर वाला जो भारत था वो उस समय समृद्ध भी था, और हिंदू कुश, आपने भूगोल में हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ा होगा, तो भारत में बेसिकली हिमालय और उसके आसपास की जो श्रृंखलाएं हैं वो एक प्राकृतिक अवरोधक का काम करती रही। मतलब प्राकृतिक अवरोधक मतलब कि इतनी आसानी से भारत में आप नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ बीच में आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसी हम कहें कि जगह थी जहाँ से आप आर पार आ सकते थे, जैसे आप दर्रों की बात करते हो, इसमें आप देखोगे हिंदू कुश के जो दर्रे हैं, जैसे खेबर दर्रा, बोलन दर्रा, इन दर्रों के द्वारा आप भारत तक आ सकते थे। तो हम देखते हैं कि हिंदू कुश के दर्रे इस क्षेत्र में बाहर से आने वालों को आसानी से, ठीक है, एक प्रकार से हम कहें कि एंट्री दे देते थे। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण हुए? पहला तो मैंने बताया मगध जैसा कोई साम्राज्य नहीं, दूसरा मैंने आपको बताया एरिया समृद्ध था, और तीसरा कि यहाँ पे कुछ दर्रे थे, पासेस, हिंदू कुश के दर्रे जहाँ से आराम से आप एंट्री कर सकते थे। तो ये कुछ कारक थे जिसकी वजह से ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी में कुछ, ठीक है, शासक भारत पर आक्रमण किए। आगे देखें, जिस समय मगध के राजा, तो हमारे यहाँ पूर्वोत्तर भारत में और उत्तर भारत में जब मगध अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था, उसी समय ईरान में भी एक ऐसा ही साम्राज्य था। इसको कहते हैं हखमनी शासक या हखमनी साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य के पैरेलल, ठीक है, मगध साम्राज्य के साथ साथ ईरान में भी एक साम्राज्य दिखाई देता है, हखमनी साम्राज्य। तो हखमनी साम्राज्य जो है या शासक जो है वो भी अपना राज्य का विस्तार कर रहे थे, वो भी अपने राज्य को बढ़ाने में लगे थे। तो उसी कड़ी में ईरान के शासकों ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर व्याप्त राजनीतिक फूट से फायदा उठाया। राजनीतिक फूट आप देख सकते हो, मतलब उस इलाके में एक तो बड़ा साम्राज्य नहीं था, और जो छोटे छोटे थे भी, हम पोरस, आम्भी और ऐसे राजाओं की बात करते हैं, इनमें एकता नहीं थी। एकता नहीं थी। अगर एकता होती तो शायद फ़ायदा हो सकता था हमें, लेकिन एकता नहीं होने का भी नुकसान हुआ। सिकंदर जब भारत आया तो सिकंदर को रोका जा सकता था। मतलब सिकंदर ने जब पहले आम्भी के साथ किया तो आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया, फिर पोरस से युद्ध किया, वीरता के साथ पोरस लड़ा, लेकिन पोरस को भी हराया। परंतु अगर पोरस और आम्भी एक साथ मिलकर कभी युद्ध लड़ते, एक संघ बना लेते, तो शायद सिकंदर को हराया जा सकता था, ऐसा कई इतिहासकारों का मानना है। उसका कारण है कि इनके पास में हाथी हुआ करते थे। मैसिडोनिया और सिकंदर और इन लोगों ने कभी हाथियों की सेना के साथ युद्ध नहीं किया था, इनके पास हाथी थे, लेकिन ये चूंकि अलग अलग लड़े, इनमें आपस में फूट थी, और इनकी फूट का फ़ायदा बाहरी आक्रमणकारियों ने उठाया। तो ईरान के शासकों को ये पता था कि भारत के इस वाले इलाके में पश्चिमोत्तर सीमा पर कोई बड़ा साम्राज्य भी नहीं है, और दूसरा छोटे छोटे जो राजा हैं वो एक नहीं होने वाले, इनमें एकता की कमी है। तो आप
ईसा की पूर्व की सदियों से लेकर आज तक देख सकते हो कि भारतीयों की एक सबसे बड़ी कमी यही रही कि हम शक्तिशाली हमेशा से हैं, हम कमज़ोर कभी भी नहीं थे। चाहे कितने ही आक्रमणकारी हमारे देश पर आए, लेकिन हमें हमेशा एक ही चीज़ ने हराया, और वो है हमारे आपसी एकता का अभाव। तो एकता नहीं थी उस समय भी, मध्यकाल में भी देखते हैं एकता नहीं थी। नहीं तो अगर इतने सारे छोटे छोटे राजा थे, आराम से मुगलों को हराया जा सकता था, आराम से अंग्रेजों को हराया जा सकता था, इवन हम और ज़्यादा लड़ते रहे उनके आने के बाद। तो ये जो एकता की कमी थी, इसकी वजह से इसका फ़ायदा उठाया किसने? ईरान के हकमनी शासकों ने। तो उन्होंने आक्रमण किया, ठीक है। उस समय ईरान में जो हकमनी वंश का शासक था दाराई-वहू, जिसे देरियस भी कहा जाता है, तो दाराई-वहू जो है 516 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में घुस गया। इसने आक्रमण कर दिया, और कारण मैंने बता दिए कि कारण यही थे कि रोकने वाला कोई था नहीं। ठीक है, तो भारत में आ गया कौन? दाराई-वहू, मतलब ईरानी शासक, और उसने पंजाब सिंधु नदी के पश्चिम के इलाके और सिंध को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो एक समय हमारा पश्चिमोत्तर वाला भाग, जिसमें आप सिंधु, झेलम और पंजाब और इसके आसपास के इलाकों को ले सकते हैं, इसको ईरानी शासकों ने अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, डेरियस ने मिलाया, दाराई-वहू के नाम से भी जाना जाता है। और कब? 516 ईसा पूर्व, बहुत पहले की बात, आज से लगभग 2500 साल पहले। आज से 2500 साल पहले भारत पर आक्रमण किया था ईरानी शासकों ने, और इसमें उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला भी लिया हमारे पश्चिमोत्तर सीमा के कुछ भाग को। ये तो क्लियर हो गया आपको कि आक्रमण क्यों किया, ठीक है, किसने किया, ये भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको कि किसने किया, क्यों किया, किन परिस्थितियों में किया, कब किया, सब मालूम हो गया हमें। अब इसको आगे देखें। जब आक्रमण कर लिया और उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया हमारे उस पूरे एरिया को, तो ईरानी अभिलेखों में सिंध को हिंद का नाम दिया गया। ठीक है, अब देखो, ईरानी अभिलेख सिंधु नदी को, सिंधु नदी जो है, सिंध और सिंधु, वो स को ह बोलते थे, तो उन्होंने उसको हिंदू नदी और हिंद क्या नाम से पुकारा, इसीलिए ये पूरा एरिया हिंदुस्तान बन गया और इधर रहने वाले लोग हिंदू कहलाए। ठीक है, तो यहीं से आप लोग देखोगे ये शब्द आया था हिंद और हिंदू, हिंदुस्तान हो गया, हिंदू हो गया। ठीक है, तो स को ह बोलने के कारण उन्होंने उच्चारण के कारण इसको हिंद बना दिया, तो सिंध बन गया हिंद। और इस प्रकार से ये क्षेत्र फारस, फारस आपको पता है ईरान का ही प्राचीन नाम है। हम लोग ईरान को ही प्राचीन काल में फारस कहते थे। फारस की खाड़ी भी सुनी हो आपने, फारस की खाड़ी वो ईरान के पास में ही है। तो इन्होंने क्या किया, इस पूरे एरिया को साम्राज्य में मिलाकर ईरान का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बना लिया। मतलब अब साम्राज्य में मिलाया है तो एक प्रकार से क्या बन गया, ठीक है, क्या बन गया, ये उसका हिस्सा बन गया, उसका एक प्रांत बन गया, जिसको सूबा भी कह सकते हो मुगल काल के उसके टर्म में। सूबा, प्रांत, स्टेट, क्षत्रपी सब एक ही बात है। तो ये बन गया ईरानी साम्राज्य का हिस्सा और 20वां प्रांत। टोटल ऐसा माना जाता है कि 28 प्रांत थे उनके पूरे साम्राज्य में। ईरानी शासकों के उस साम्राज्य में कुल 28 प्रांत या क्षत्रपी माने जाते हैं। तो ये 28वां प्रांत बन गया। अब फारस साम्राज्य में कुल मिलाकर 28 क्षत्रपियां, मैंने बताया आपको 28 थी, और ये बन गया 20वां। तो यहाँ तक का मामला हमें समझ में आता है। भारत का जो राज्य था, जो मिलाया गया था ईरानी साम्राज्य में, या जो 20वां प्रांत बना था ईरानी साम्राज्य का, उसमें कौन कौन से एरिया थे, क्या क्या आया था? तो उसमें आप सिंधु नदी के आसपास का इलाका, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत हमारा, ठीक है, पंजाब और उसके आसपास, तो ये पूरा इलाका कहीं ना कहीं उस 20वें प्रांत में आता था, जो भारत को जीतकर मिलाया गया था ईरानी साम्राज्य में। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आप लोगों को, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें चल रही हैं कि जिस समय मगध साम्राज्य का उत्थान हो रहा था, उस समय यहाँ तो पूर्वोत्तर भारत में तो एक शक्तिशाली साम्राज्य के होने की वजह से कोई फूट नहीं थी, कोई टूट नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। लेकिन पश्चिमोत्तर भारत में स्थितियाँ विपरीत थीं, वहाँ बड़ा साम्राज्य नहीं था, छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते थे।
और इनकी फूट का फ़ायदा किसने उठाया? उस समय के एक बड़े साम्राज्य जिसको हम कहते हैं ईरानी या हखमनी साम्राज्य। तो हखमनी साम्राज्य ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग को फाइनली जीता। उसके कारण भी मैंने बताया कि वो इलाका समृद्ध माना जाता था, आसानी से आ सकते थे दर्रों को पार करके आप लोग, क्योंकि अगर दर्रे नहीं होते तो शायद आ भी नहीं पाते। तो दर्रे थे तो आराम से आ भी गए, जीत भी लिया, और कोई फूट भी थी तो रोकने वाला भी नहीं। तो ये हो गया ईरानी साम्राज्य में मिलाया गया जब हमारे पश्चिमोत्तर भाग को 516 ईस्वी पूर्व के आसपास। ये साम्राज्य का सबसे अधिक आबाद और उपजाऊ हिस्सा था। तो आप पूरे ईरानी साम्राज्य को देखो, पूरे ईरानी साम्राज्य में 28 प्रांत थे। कितने? 28। तो 28 प्रांत थे पूरे के पूरे ईरानी साम्राज्य में, और उसमें से जो भारत से जीता वाला था, जिसको मैंने बोला कि वो 20वां प्रांत था, तो ये सबसे ज़्यादा आबाद और उपजाऊ था। मतलब इनको कितना फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि इनके पूरे साम्राज्य का सबसे उपजाऊ हिस्सा वो यहीं से जीता था। क्योंकि सिंधु नदी और उसके आसपास का सिंधु की घाटी, आपको पता है कि उपजाऊ मैदान, जैसे गंगा यमुना का मैदान है, सिंध का भी मैदान है। आज भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ये मैदान, आधार है सिंधु घाटी, सिंधु नदी और इसका पूरा मैदान। जैसे हमारा पूरा उत्तर भारत गंगा यमुना के मैदान पर निर्भर, वैसे ही पाकिस्तान सिंधु नदी के इस मैदान पर निर्भर। तो ये उस साम्राज्य का सबसे आबाद और उपजाऊ हिस्सा साबित हुआ। इसी के साथ यहाँ से 300 टैलेंट मतलब उस समय मुद्रा और उसका प्राचीन माप माना जाता है, ठीक है। 300 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में आता था। आजकल हम सोने को किलोग्राम, टन और ऐसे देखते हैं, तो ये भी अपने आप में मापने की एक इकाई थी प्राचीन काल में। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि बड़ी मात्रा में रेवेन्यू यहाँ से आता था, ठीक है। तो बड़ी मात्रा में ईरानी शासकों को राजस्व यहाँ से मिला। ऐसे ही नहीं बोलते भारत को सोने की चिड़िया, प्राचीन काल में समृद्ध था। हमारे पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जिसको सुनकर आकर्षित हुए विदेशी, चाहे वो ईरानी हो, सिकंदर हो। इन्हें जब पता चला कि ऐसा कोई देश जहाँ पर इतने बड़े मात्रा में समृद्धि है, वैभव है, संसाधन है, धन है, संपत्ति है, तो वो यहाँ पर आए हैं समय समय पर। तो इस पूरे एरिया से हम अगर ये याद ना भी रख पाए तो एक सीधी सी बात समझ सकते हैं कि बड़ी मात्रा में राजस्व यहाँ पर आता था। तो ईरानी साम्राज्य को तो मदद ही मिली होगी। जैसे भारत को गुलाम बनाने के बाद अंग्रेजों ने अपने देश का विकास किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसी प्रकार से प्राचीन काल में ईरानी साम्राज्य को भी फायदा हुआ, ईरानी शासकों को भी यहाँ से लाभ हुआ होगा, क्योंकि बड़े मात्रा में रेवेन्यू यहाँ से आया, ठीक है। तो इसकी वजह से उनको फायदा हुआ। फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3। अब देखो, आप समझो एक कैलकुलेशन सी, छोटी सी कैलकुलेशन। टोटल कितने प्रांत? साम्राज्य में 28 प्रांत। इन 28 प्रांत में भारत से जो जीता गया था उस एक प्रांत से कितना आ रहा है? 1/3। और बचे हुए 27 प्रांत से कितना आ रहा है? 2/3। अब बताओ, क्या ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सफलता सिद्ध नहीं हुआ? एक कैलकुलेशन है जो आपको बता सकती है पूरे ईरानी साम्राज्य में जितना राजस्व 28 प्रांत से आता था, उसका सिर्फ 1/3 1/3 हमारे वाले एरिया से जाता था, बाकी का 2/3 27 प्रांतों से आता था। तो शुरू में ही बोला कि ये एरिया समृद्ध था, तो समृद्ध होने के कारण वो यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आकर्षित हुए। तो फारस के साम्राज्य में भारत के इस हिस्से को मिलाया गया, हकमनी शासक यहाँ पर आए और भारतीय प्रजा को ईरानी फौज में भी भर्ती किया जाने लगा। चूँकि आबादी के, उससे भी बताया मैंने आपको, न सिर्फ धन संपत्ति बल्कि आबादी में भी ये घना था, मतलब घनी आबादी थी। उसके सारे प्रांतों से सबसे ज़्यादा लोग, जनसंख्या इसी एरिया में थे। तो इनमें से कई भारतीयों को ईरानी फौज में भी शामिल किया गया, मतलब उनके विजय के अभियानों में भी भागीदारी, ठीक है, और सहयोग दिया गया इस पूरे एरिया से। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, हम देख सकते हैं कि
बिगेस्ट अचीवमेंट रहा ईरानी साम्राज्य का कि जब उसने भारत के पश्चिमोत्तर भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आगे तो नहीं आ पाया था वो उसके। अब क्या हुआ, जब भारत और ईरान, अब ये तो एक आपको सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ यही है, रट्टा मारने वाले मामले अलग है सारे, कि अगर भारत पर या उसके कुछ भाग पर कोई विदेशी साम्राज्य या विदेशी राज्य आक्रमण करता है और हमारे ऊपर नियंत्रण स्थापित करेगा, तो सीधी बात है कि दो संस्कृतियां नज़दीक आएंगी, दो संस्कृतियों का मिलन होगा और दो संस्कृतियों के मिलन से नई नई चीज़ें हमें हमेशा दिखाई देती है। और यहाँ से जब भी आप लिख के रखिए, जब भी दो संस्कृतियों का मिलन इतिहास में भारत में कहीं भी कैसे भी हुआ है तो क्वेश्चंस बनते हैं। वास्तुकला, स्थापत्य कला, कला की विभिन्न शैलियाँ, भाषा को लेकर, ठीक है, किसी भी रूप में आप देखिएगा परिवर्तन तो होगा। तो ईरान का आया समझ में? तो ईरान का मैं आपको बता रहा था कि जब भारत पर आक्रमण हुआ तो उसके क्या फायदे हुए, ये क्या परिणाम हुए। तो भारत ईरान का जो संपर्क है वो लगभग उसके बाद 200 सालों तक जारी रहा। 200 सालों तक, फिर वो सिकंदर आया और उसने पूरे एरिया को जीता, तो 200 सालों तक ये एरिया उनके पास रहा। तो 200 साल तक ये बहुत लंबा समय होता है। ईरानी लिपिकार, ठीक है, भारत में लेखन का एक खास रूप लेकर आए जो आगे चलकर खरोष्ठी नाम से जाना गया। अब आप इस शब्द से परिचित हो, अशोक। अशोक के, ठीक है, अशोक के जो अभिलेख हैं, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। हम बात करते हैं अशोक की अभिलेखों की लिपियों के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में, तो अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, लेकिन कुछ हमें खरोष्ठी में भी दिखाई देते हैं। हम पढ़ते हैं इस चीज़ को, खास करके पश्चिमोत्तर भारत के अभिलेख अशोक के खरोष्ठी लिपि में। क्यों? क्योंकि जब ईरानी आक्रमण हुआ तो ईरानी आक्रमण के बाद वहाँ पर इस लिपि का विकास हुआ। यही मैं आपको बता रहा था, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि नई संस्कृतियाँ पैदा होती हैं, मिक्स होने के कारण, मिश्रित होने के कारण नई नई चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर खरोष्ठी लिपि आई, और खरोष्ठी लिपि मैंने पहले भी आपको बताया है दाएं से बाएं लिखी जाती है। मतलब ये लिपि, ठीक है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। हम जो लिखते हैं ना देवनागरी या ब्राह्मी लिपि, ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। हम इधर से शुरू कर रहे हैं, देखो यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ उल्टे साइड से और ऐसे सीधे तरफ जा रहा हूँ, तो ये राइट, लेफ्ट टू राइट हो गई। लेकिन खरोष्ठी लिपि में ये होगा कि ये इधर से चलती है। ये देख रहे हो आप, खरोष्ठी लिपि है, आप इधर से पढ़ना शुरू करते हो और ऐसे जाते हो इधर। ये फारसी और सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो भी माना जाता है कि वो दाएं से बाएं हैं। तो ये लिपि आई थी जब भारत और ईरानी संस्कृति का मिश्रण हुआ था, तो खरोष्ठी लिपि हमें दिखाई देती। तो एक तो आप ये नोट कर लेना, भारत ईरान संपर्क का परिणाम खरोष्ठी लिपि। फिर मौर्य वास्तुकला, मौर्यों की वास्तुकला पर भी ईरानी प्रभाव दिखता है। जैसे अशोक के हम स्तंभों की बात करते हैं तो उसमें एक घंटे के आकार का उल्टा कमल हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो वो जो है अशोककालीन स्मारक जो है, विशेषकर घंटा का जो आकार का गुंबज है, हमने सारनाथ में और दूसरी मैंने आपको कला और संस्कृति में डिटेल में बताया था, वो कुछ हद तक इसी ईरानी प्रतिरूप पर आधारित है। ठीक है, तो आप जब भी देखेंगे ये ईरानी प्रभाव का ही परिणाम था कि उसके स्मारकों पर हम वो आकृति, घंटे के आकार का गुंबज या कमल भी उल्टा बोलते कई लोग उसको, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो ये दो चीज़ें हो गई, एक तो वास्तुकला पर प्रभाव पड़ा उनके आने का, दूसरा लिपि, ठीक है, लिपि, खरोष्ठी लिपि आ गई। ये वो चीज़ें हैं जो इतिहास में हम जब पढ़ते हैं तो हमें नोट करनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मेंस में भी आप लिख सकते हो, प्रीलिम्स में भी आपके काम आएगा। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं रहे कि सिंधु घाटी में कौन से बर्तन यूज होते थे, चलेगा। अगर आपको ये याद नहीं हो कि पाषाण काल के स्थल कहाँ कहाँ पर है, चलेगा। पर आप ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान से करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। तो ये हो गया एक तो लिपि को लेकर, एक वास्तुकला को लेकर। अब बात करते हैं
इसके बाद क्या हुआ, तो ईरानी शब्दों का भी विशेष प्रयोग रहा। ठीक है, ईरानी शब्द दीपी, ठीक है, दीपी अशोक के लेखों में लिपि शब्द का प्रयोग के रूप में देखने को, तो दीपी ही लिपि बना। ऐसा भी माना जाता है कि लिपि के साथ भाषा के कुछ शब्द भी ईरानियों से भारत में आए, तो भाषा में भी आप देख सकते हो कुछ चीज़ें। इसके अतिरिक्त यूनानी, भारत ईरान संपर्क का एक परिणाम ये हुआ कि यूनानियों को, ग्रीस के लोगों को, खास करके सिकंदर को भारत की अपार संपत्ति के बारे में जानकारी मिली। आप सभी को पता है कि सिकंदर जब विश्व विजय के अभियान पर निकला था तो उसने ईरान को जीता था, और जब ईरान को जीता तब उसको पता चला कि ये वाला एरिया, ठीक है, कितना समृद्ध है, कितनी संपत्ति यहाँ पर है। तो भारत ईरान का संपर्क का एक परिणाम ये भी है कि यूनानियों के आक्रमण का रास्ता साफ हुआ, क्योंकि इन्हें पता ही इससे चला, ईरान और भारत के संपर्क की वजह से इनको पता चला कि भारत में इतनी संपत्ति है। और फिर इन ईरानियों के जरिए जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर इतना सब कुछ है तो उनका लालच बढ़ गया। अब संपत्ति को तो आपको पता है कि अच्छे का लालच बढ़ जाता है, तो ईरानियों का लालच इससे बढ़ा भारत की संपत्ति को लेकर, और इसीलिए फाइनली भारत पर सिकंदर का आक्रमण। अब सिकंदर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लगभग 356 आपने सिकंदर के बारे में सुना होगा। ठीक है, सिकंदर का जन्म माना जाता है 356 ईसा पूर्व, ये इसका जन्म काल है। अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान, जो भी आप लोग कहते हैं इसको, ये यूनान का निवासी था। पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, और लगभग 323 ईसा पूर्व में मर गया, ऐसा माना जाता है। आप देखिए इतिहास में इतना बड़ा योद्धा जिसके बारे में सब जानते हैं, इतना बड़ा योद्धा माना जाता है सिकंदर, और इतना विश्व विजय वगैरह सब किया, लेकिन मात्र 32-33 साल की आयु में मर गया। इतनी कम साल में ही मर गया, और इतने कम साल में इतना बड़ा एरिया जीत भी लिया उसने। ठीक है, 32-33 साल की उम्र में ये मर भी गया, और मरा भी तो कैसे, मलेरिया। ऐसा माना जाता है कि जो पूरी दुनिया से नहीं हारा, मच्छर से हार गया। ठीक है, पूरी दुनिया में जब जहाँ लड़ा जीता, लेकिन मच्छर से, मलेरिया से मर गया। ये भी माना जाता है सिकंदर के बारे में। मात्र 32-33 साल की उम्र में ये बीमारी के कारण मरा है। ठीक है, इतनी कम। अब हम देखते हैं कई बार इतिहास के बड़े बड़े योद्धाओं, साहसियों के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं जिए। ठीक है, ये तो एक कोइंसिडेंस कहा जाएगा कि बहुत कम ऐसे योद्धा होंगे विश्व में बड़े जो लंबे जिए होंगे, नहीं तो सब कम उम्र में ही मर जाते। आया मेरी बात समझ में आपको? तो इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि ज़िंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी लंबी नहीं हो तो चलेगा, ज़िंदगी में ठीक है छोटी ही सही, लेकिन उसका लेवल एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें हम ऐसा कुछ कर पाए। ठीक है, मतलब लंबी होने का कोई फ़ायदा नहीं अगर हमने कुछ ना किया हो, और अगर हमने कुछ किया है इस जीवन में आकर, कोई सार्थक काम किया है, तो छोटी ज़िंदगी भी काम की हो। आपको इतिहास याद रखेगा, आप 200 साल जी लो, आपको कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन अगर आप छोटी सी उम्र में भी बड़ा काम करके जाओ तो दुनिया आपको याद रखती है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तैयारी आप लोग कर रहे हो, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी आने वाली जनरेशन, आपकी जो करेंट जनरेशन है वो, और आने वाली जनरेशन, सबका भविष्य बदल के रख देगी, और इसीलिए आपको बाद में याद किया जाएगा आपके आने वाली पीढ़ियों के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि छोटी सी उम्र में ये मरा था। और ये भारत क्यों आया? क्योंकि मैंने बताया आपको कि ईरान पर इसने आक्रमण किया था, उसको जीता भी था, और ईरानियों के जरिए उसको पता चला कि भारत में इतनी बड़ी संपत्ति, ठीक है, इतनी बड़ी संपत्ति है, और इसी चीज़ को लेकर उसका लालच बढ़ा और उसने भारत पर आक्रमण किया था। जब सिकंदर भारत में आया तो किस प्रकार की चीज़ें हुई, ये हम देखेंगे। ईसा पूर्व चौथी सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए, ठीक है, अब देखो उस समय यूनानी और ईरानी दोनों ही बड़े शासक थे और बड़े साम्राज्य थे। ठीक है, यूनानी जो है
यूनानी भी विश्व विजय की कामना रखते थे और ईरानी भी रखते थे, उनको भी दुनिया जीतनी थी। तो दोनों साम्राज्य दुनिया जीतना चाहते थे, इसीलिए दोनों के बीच में संघर्ष हुए और इस संघर्ष में अंततः मकदूनियावासी सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने आखिरकार ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। तो उस ईरानी साम्राज्य का फाइनली पतन हो गया, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हखमनी शासक जिन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर भाग को अपने साम्राज्य में मिलाया, ठीक है। तो ये अंत हो गया ईरानी साम्राज्य का और फाइनली सिकंदर, इसने क्या किया, विजय हासिल की। सिकंदर ने न सिर्फ एशिया माइनर, मतलब एशिया माइनर आपको पता है टर्की को कहा जाता है, न सिर्फ टर्की और इराक को बल्कि ईरान को भी जीत लिया। तो पूरे वो तो विश्व विजय के अभियान पे निकला था, तो वो लगातार जीतता चला गया। इसी क्रम में उसने टर्की को, इराक को, ईरान को जीता। फिर वह आगे बढ़ा भारत की तरफ, क्योंकि उसका सपना था भारत को भी जीतना। तो ऐसे विजय हासिल करते करते करते, हारा नहीं कभी भी, आगे बढ़ता गया सिकंदर। ईरान से वो भारत की तरफ जब आया तो स्पष्ट है, सीधी सी बात है कि वो आया था यहाँ की संपत्ति को लेने, अपार संपत्ति के कारण। ईरान से तो इसलिए लड़ा क्योंकि ईरानी भी एक बड़ा साम्राज्य था और ये भी बड़ा साम्राज्य था, जो कि आपस में दोनों एक दूसरे को हराना चाहते थे क्योंकि विश्व विजय की कामना थी। परंतु भारत क्यों आया था? संपत्ति के लालच में। आप सभी को पता है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता, ये कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया, एक फैक्चुअल सी बात है छोटी सी, हेरोडोटस। हेरोडोट्स या हेरोडोटस भी बोलते हैं, ये है हेरोडोट्स। इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास के पिता हेरोडोट्स। और दूसरे यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया था। तो सिकंदर को कैसे पता चला, ठीक है, सिकंदर को कैसे पता चला कि भारत में इतनी संपत्तियां हैं? तो उसके एक कारण तो ईरानी है, ईरानियों की वजह से, और दूसरा कुछ लेखक, जिसमें हम हेरोडोट्स को देख सकते हैं, जिसमें हम कुछ यूनानी लेखकों को देख सकते हैं। इनके वर्णन को, भारत के बारे में इनके वर्णन को, ठीक है, सुनकर उसने इस पूरे देश पर हमला करने का नियम जो है निर्णय लिया। तो इस प्रकार से अपार संपत्ति वाले देश के रूप में जो वर्णन किया था उसको पढ़कर सिकंदर भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित हुआ। अब हम देखें कैसे। आप देखो कि ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पर ये जो बाउंड्री है ये अफ़गानिस्तान है, ठीक है, ये अफ़गानिस्तान है और इसके पास में ये खैबर दर्रा है। यहाँ पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री पर, ठीक है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की बाउंड्री पर यहाँ पर ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। भूगोल में देखा होगा आपने, हिंदू कुश के बारे में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा एटलास वगैरह में। तो हिंदू कुश श्रेणी का ये दर्रा खैबर, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाउंड्री पर है, आ रहा है समझ में, पेशावर के नज़दीक है। पाकिस्तान में जो पेशावर का नाम सुना होगा आपने, वहीं पर है ये खैबर दर्रा। तो खैबर पास जो है, यहाँ से उस समय खैबर और बोलन और ऐसे कुछ दर्रे थे जिनसे होकर आप भारत में, उस समय तो भारत पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, तो आप एंट्री कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे आक्रमणकारी प्राचीन काल में आए हैं खैबर दर्रे को, यही है खैबर भारत पाकिस्तान की सीमा पर। तो इस काल में पश्चिमोत्तर भारत में उस समय जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, दो ही शासक थे जिनका नाम चलता था, वैसे बहुत सारे छोटे छोटे शासक थे। एक था तक्षशिला का राजा आम्भी उस समय एक बड़ा राजा था, और दूसरा था पोरस का जो राज्य है वो झेलम और चेनाब के पास में था, मतलब ये भी उसी सिंधु नदी जो है नदी तंत्र के आसपास ही था। झेलम और चिनाब के बीच में पोरस का राज्य था और तक्षशिला पर आम्भी का राज्य था। ये दो बड़े राजा थे। और जब सिकंदर आया तो मैंने आपको शुरुआत में कहा इसे रोका जा सकता था। सिकंदर को अगर यदि हमारे दोनों राजा पोरस और आम्भी
मिलकर आपस में सिकंदर का सामना करते और उससे लड़ते तो शायद सिकंदर को हराया जा सकता था। ऐसा नहीं है सिकंदर को नहीं हराया जा सकता था, ये राजा भी अपने आप में पर्याप्त शक्तिशाली थे, इनके पास में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि महत्वपूर्ण हुआ करती थी उस समय युद्ध आदि में, जैसे हाथी। तो आम्भी और पोरस दोनों में आपस में फूट थी, इनमें एकता नहीं थी, तो इसका फ़ायदा उसने उठाया। ठीक है, जब ईरान विजय के बाद सिकंदर आगे बढ़ा, वो अफ़गानिस्तान आया, काबुल की ओर बढ़ा और खैबर दर्रा, ये मैंने बताया यहाँ पर, ये खैबर, ये रहा खैबर पास। ठीक है, तो उसने काबुल से आगे बढ़ते हुए जब खैबर दर्रा पार किया तो 326 ईसा पूर्व में वो भारत आया। ये वो समय है, ठीक है, जब खैबर दर्रा पार करके भारत में प्रवेश किया था सिकंदर ने, 326 ईसा पूर्व, यही वो डेट मानी जाती है आक्रमण की। सिकंदर का भारत में आक्रमण कब माना जाता है? इसी समय 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, कौन सा दर्रा पार करके आया? वही जो मैंने बताया, खैबर पास। तो वो भारत पहुंचा, उसे सिंधु नदी तक पहुंचने में 5 महीने लगे, 5 महीने का समय लगा, लेकिन फाइनली वो यहाँ तक आ गया। उसके बाद तक्षशिला का राजा आम्भी, जब सिकंदर आया और युद्ध की स्थिति बनी तो आम्भी ने तुरंत सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए, आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब इस राजा ने सिकंदर का ज़्यादा प्रतिरोध नहीं किया। मतलब ये सिकंदर से कहते ना कि पहले ही हार मान लेना, वैसी स्थिति। मतलब इसको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं था कि मैं जीत सकता हूँ, इसलिए इसने कोशिश भी नहीं की। हारना अलग बात है, पर लड़कर हारना, जैसे अगर आप देखोगे ना कि पोरस को इतिहास में पोरस भी हारा है, आम्भी भी हारा ही है, हारा पोरस भी था, पर हम पोरस को इतना क्यों मानते हैं, पोरस के बारे में इतनी बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो लड़कर हारा। ठीक है, तो लड़कर हारने वाले को, ठीक है, आप देखेंगे कि इतिहास में याद रखा जाता है। तो आप लड़िए, भले ही आप हार की चिंता मत करिए। और आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया, घुटने टेक दिए, तो ये तो मिला लिया साम्राज्य में, आगे बढ़ा। ठीक है, फिर सिकंदर आगे बढ़ा, और जब वो आगे बढ़ा तो फिर उसको क्या हुआ, अपनी फौजी ताकत उसने और बढ़ाई आम्भी को हराने के बाद, और खजाने में जो कमी हो चुकी थी इतने समय में उसको पूरा कर लिया आम्भी की वजह से। इसके बाद वो झेलम नदी के किनारे पर जब वो पहुंचा तो उसका पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध, मतलब कड़ी टक्कर जिसको हम कहेंगे, ठीक है, तो कड़ी टक्कर इसको दी। तो कड़ी टक्कर इसको मिली किसके द्वारा? पोरस के द्वारा। और पोरस का राज्य मैंने बताया आपको झेलम और चेनाब के बीच में था। तो इसको सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध जो किया था वो किया पोरस ने। पोरस वीरता के साथ लड़ा, उसने जितना भी संसाधन था उसके बावजूद भी सिकंदर का डटकर सामना किया, लेकिन अंततः ये बात सच है कि विजयी सिकंदर हुआ। और सिकंदर ने पोरस को फाइनली हरा दिया। तो सिकंदर ने पोरस को हराया, परंतु हराने के बाद भी वह उस भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से बहुत प्रभावित हुआ। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि भारतीयों की विशेषता है कि ये हमेशा से वीर है, बहादुर है, कभी भी डरे नहीं है। बस एक ही चीज़ कमी है और वो एकता की कमी। अगर मान लीजिए कि पोरस अकेला इतनी कड़ी टक्कर दे सकता था सिकंदर को, तो आम्भी के साथ मिलकर तो हरा भी सकता था। तो यहाँ पर सिकंदर ने उसकी बहादुरी, उसके साहस की प्रशंसा की, और जीतने के बाद भी पोरस को उसका राज्य लौटा दिया। ये भी आपको पता है कि पोरस को हराने के बाद भी सिकंदर उसकी बहादुरी से, उसकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसका राज्य भी उसको लौटाया और उसको अपना सहयोगी भी बनाया। तो हम आ चुके हैं सिकंदर के भारत के आक्रमण, तो भारत तक पूरा आ चुके हैं। इसमें एक राजा को हरा भी दिया, दोनों को हराया, पर एक को सहयोगी बना लिया। अब आम्भी हो गया, पोरस हो गया, अब वो आगे बढ़ा। इसके बाद बड़ी विचित्र सी घटना घटी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आई व्यास नदी। ठीक है, झेलम को पार करने के बाद फिर आई व्यास नदी।
तो व्यास नदी पर पहुंचने के समय जब वो पहुंचे तो माना जाता है कई सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। क्या क्या? एक तरफ तो जो सैनिक सिकंदर के थे वो विश्व विजय का अभियान लेकर चला था, तो लगभग 10 साल से वो लगातार घर से दूर लड़ रहे थे। तो अब धीरे धीरे उनके सैनिकों की जो ताकत है, जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो कम होने लगी थी। अब वो धीरे धीरे थक गए थे, थक चुके थे धीरे धीरे। इसके साथ साथ उन्हें घर की याद भी आने लगी होगी। दूसरा, जब वो व्यास नदी है तो उन्होंने देखा कि पोरस ने अच्छी खासी हालत ख़राब कर दी थी सिकंदर की, उन्होंने देखा। फिर उनको ये पता चला कि ये तो शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। तुम्हें पता है उस नदी के पार भारत में एक बहुत बड़ा वंश है जिसके पास तुमसे कई गुना सैनिक हैं और वो बहुत शक्तिशाली। हम बात कर रहे हैं मगध। नंदों का शासन था, महापद्म नंद, और नंद वंश बहुत विख्यात था। तो सिकंदर जब व्यास नदी तक आया तो उसकी सैनिकों ने मना कर दिया। ठीक है, वो सेना थकी थी और अब और ज़्यादा हिम्मत नहीं थी। और उसके बाद उनको ये भी पता चला कि फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि उधर तो और बड़ा राजा है। जब एक छोटा सा राजा इतनी कड़ी टक्कर दे सकता है तो उस पार तो शायद बड़ी शक्ति है। इससे मनोबल और टूट गया। इंसान मनोबल से ही जीतता है। कम संसाधनों में भी आप जीत जाओगे अगर आपके पास मनोबल है, और बहुत संसाधनों के बाद भी आप हार जाओगे अगर आपके पास मनोबल नहीं है। ठीक है, एक आप देखोगे छोटे गरीब घर का व्यक्ति भी जब आईएएस बनता है तो मनोबल के दम पर बनता है, और बड़े बड़े अरबपतियों करोड़पतियों के घर के भी बच्चे नहीं बन पाते संसाधनों के बावजूद। मनोबल की बात है। तो सेना का मनोबल टूट गया, और कोई भी राजा तब तक ही जीतता है जब तक कि उसकी सेना में मनोबल होता है। बिना मनोबल के आप दुनिया में बड़ी जंग नहीं जीत सकते। तो सेना जब सिंधु व्यास नदी के पास पहुंची तो युद्ध से थकी हुई सेना थी। मैंने आपको बताया कि लगभग 10 साल से वो युद्ध लड़ रहे थे, घर से दूर थे। ठीक है, तो अब हिम्मत जवाब देने लगी थी। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिंधु के किनारे से उन्हें भारतीय शौर्य का आभास मिल चुका था। हम बात कर रहे हैं पोरस की। पोरस ने उन्हें एक ट्रेलर दिखा दिया। भले ही पोरस हार गया, पर पोरस ने सिकंदर को क्या दिखा दिया? ट्रेलर दिखा दिया आगे की आने वाली मूवी का। तो इसीलिए उस सेना का मनोबल समाप्त हो चुका था। और यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा भी है कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। मतलब भारतीयों की युद्ध कला, ठीक है, उस समय विश्व के जितने भी अन्य शासक थे, वंश थे, उनसे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ थी। ये खुद एक यूनानी इतिहासकार ने माना भी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। और मैंने आपको बताया कि उन्हें ये भी पता चल गया था कि वहाँ पर एक बड़ा साम्राज्य है। तो मगध साम्राज्य के बारे में वो लोग सुन चुके थे, और इस साम्राज्य से टक्कर लेने की स्थिति में उसके सैनिक उस समय अपने आप को नहीं पा रहे थे। तो ये कारण था कि उन्होंने क्या किया? हथियार डाल दिए। फिर सिकंदर वापस लौटा। उसने अपनी सेना को खूब समझाने की कोशिश की, तरह तरह से उसने अपने सैनिकों में मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। कई बार होता है नहीं कि अगर कोई व्यक्ति हार मान ले या डर जाए, घबरा जाए, तो हम कोशिश करते हैं उसके अंदर फिर से ऊर्जा, मनोबल को बढ़ाने की, और पूरी कोशिश करते हैं हिम्मत वापस आए। सिकंदर ऐसे हार मानने वाला नहीं था। सिकंदर ने पूरी कोशिश की अपनी सेना को फिर से खड़ा करने की, उनको हिम्मत देने की, लेकिन उसके सैनिक टस से मस नहीं हुए। उसके सैनिकों ने पूरी तरीके से हथियार डाल दिए थे। सिकंदर की सारी बातों का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे नदी के उस पार, तो नहीं जाएंगे। तुम्हें जाना है तो जाओ और लड़ो। ठीक है, तो अब जब इस समय सिकंदर के सैनिक टस से मस नहीं हो रहे थे, वो आगे बढ़ नहीं रहे थे, तो फाइनली उसने वापस लौटने का फैसला किया। और इस प्रकार इतिहास में कहा जाता है कि वो शख्स, वो राजा जो कभी किसी दुश्मन से नहीं हारा,
शत्रु से नहीं हारा, वो अपनों से ही हार गया, वो अपनी सेना से ही हार गया। तो इस प्रकार से सिकंदर की भारत से वापसी हुई और वापस लौटते हुए भी उसने भारतीय सीमा के अंत तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे छोटे छोटे गणराज्यों को पराजित कर दिया। तो जाते जाते भी वो लड़ता गया और छोटे छोटे उस समय के जो राजा गणराज्य या एरिया क्षेत्र थे उन्हें वो क्या करता गया, हराता गया और धीरे धीरे वो भारत में, ठीक है, वापस हो गया। लगभग 19 महीने, हम कहें कि लगभग 1.5 साल तक, लगभग 1.5 साल तक, 19 महीने तक वो भारत में रहा। ठीक है, तो लगभग 1.5 साल तक, 19 महीने तक, 326 से 325 ईसा पूर्व वो रहा। इस दौरान वह हमेशा लड़ाई में ही लगा रहा। उसे अपने जीते हुए भूभाग को सुव्यवस्थित करने का शायद ही अवसर मिला, क्योंकि वो जीतता गया। कभी भी पिछले जो जीते हुए एरिया हैं उनको एक व्यवस्थित रूप आकार देने का उसे समय ही नहीं मिला और ऐसे लड़ते 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 वो वापस भारत से विदा भी हो गया। तो ये था सिकंदर का आक्रमण, और सिकंदर के आक्रमण के बाद किस प्रकार की घटनाएं हुई ये हमने देखा। अब यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मेंस में काम आएगा, सिकंदर के आक्रमण के परिणाम क्या हुआ जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। बहुत चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सिकंदर के आक्रमण से प्राचीन यूरोप और प्राचीन भारत, तो भारत और यूरोप, खासकर यूनान और भारतीयों के बीच में एक संपर्क स्थापित हुआ। ठीक है, इसके बहुत परिणाम मिले। आपको पता है कि हमारे स्थल और जल मार्ग दोनों तरीके से व्यापार वगैरह शुरू हुआ, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, यूनान के साथ भारत के संपर्क अच्छे खासे स्थापित हुए। ठीक है, सिकंदर का भारतीय अभियान खूब सफल रहा। उसने अपने साम्राज्य में एक नया भारतीय प्रांत जोड़ा और वो ईरान द्वारा जीते गए भूभाग से काफ़ी बड़ा था। क्या मतलब इसका, ईरान ने जब भारत पर आक्रमण किया था और जो भाग जीता था भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, और वो ईरानी साम्राज्य में मिलाया था, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था, उससे कहीं बड़ा भाग, उससे कहीं बड़ा भाग सिकंदर ने जीता और अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, तो सिकंदर ने ईरानियों द्वारा जीते गए भाग से ज़्यादा बड़ा भूभाग जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, भारतीय एरिया से, भारतीय क्षेत्र से। क्लियर। यह अलग बात है कि यूनानी कब्जे वाला भाग, जो हमारा भारतीय भूभाग जो यूनानियों के कब्जे में गया था, वो जल्दी ही मौर्य शासकों के कब्जे में चला गया। तो जब फिर नंद वंश के बाद मौर्य आए, जब मौर्य शासक आए, तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे बड़े बड़े शासक आए और फिर वो वाला भाग भी भारत में आ गया। उस समय मगध साम्राज्य में ये भाग नहीं हुआ करता था जब ये आक्रमण हुए, लेकिन मौर्यों के काल में वो वाला इलाका भी भारत में शामिल कर लिया गया। तो यूनानी बहुत ज़्यादा समय तक उस एरिया को रख नहीं पाए। सिकंदर जीत के जरूर गया था, लेकिन मौर्य शासकों ने उस भाग को भारत में मिला लिया। इससे क्या हुआ, इससे एक बात हम देख सकते हैं जो समझ में आने वाली बात है कि सिकंदर के आक्रमण से मौर्यों को फायदा हुआ। आप इसको समझ सकते हैं। अगर मैं कहूं कि सिकंदर के आक्रमण से, यूनानियों के आक्रमण से मौर्य शासकों को फायदा हुआ, तो आप बोलेंगे कैसे, पर हुआ है, क्योंकि उस एरिया के सभी छोटे छोटे राज्यों को उन्होंने हरा दिया यूनानियों ने। तो अब क्या है कि मान लीजिए कि उसने नहीं हराया होता तो वो छोटे छोटे राज्य होते, तो मौर्यों को अलग अलग सबसे लड़ना पड़ता। लेकिन सिकंदर ने चूंकि पूरे एरिया को जीत लिया था, तो बस एक से लड़ना पड़ा। तो ऐसा माना जाता है कि यूनानियों के और सिकंदर के आक्रमण ने उस इलाके में, भारत के पश्चिमोत्तर इलाके में, मौर्य साम्राज्य का रास्ता साफ कर दिया। मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, क्लियर। तो मौर्य शासकों का काम आसान कर गया सिकंदर, ये भी हम लोग देखते हैं। इसके साथ और क्या परिणाम हुए, इसका एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण परिणाम था भारत और यूनान के बीच में। ठीक है, भारत और यूनान के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क। अब हमारे और यूनान के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क हो गया, क्योंकि बहुत समय तक यूनानियों के पास में रहा वो इलाका। और यहाँ पर आप कला और संस्कृति के विभिन्न भागों में देखोगे। आप देखते हो ना, पर्दा, हमारे यहाँ जो थिएटर होता है, नाटकों में जो पर्दा होता है,
इसको संस्कृत में कहा जाता है यवनिका। क्या आपको पता है यवनिका? यवनिका का मतलब होता है पर्दा, जो नाटकों में आप देखते होंगे। तो संस्कृत नाटकों में और ये भाषा में ये जो शब्द है और ये पर्दा है, ये वहीं से आया, यूनानियों की देन माना जाता है यवनिका। यवन के जो लोग थे यूनान, इन्हीं के द्वारा ये लाया गया, इसीलिए यवनिका शब्द इसको दे दिया गया, यवनिका बोला गया, यवनिका। ठीक है, ये भी यूनानियों की वजह से। इसके अलावा सिकंदर के अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्ग और जल मार्ग के द्वार खुले। तो भारत और यूनानियों के बीच में अलग अलग व्यापारिक मार्ग खुले और इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ और व्यापार की सुविधाएं बढ़ी। तो धीरे धीरे व्यापार उन्नत अवस्था में गया। मेरी बात समझ में आई आपको? व्यापार में फ़ायदा हुआ। उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था काबुल क्षेत्र में सिकंदरिया शहर, ठीक है, झेलम के तट पर बुकेफाल और सिंध में सिकंदरिया। इन क्षेत्रों को तो मौर्य शासकों ने जीत लिया, पर इन उपनिवेशों का सफाया नहीं किया और कुछ यूनानी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासनकाल में भी वहाँ पर बने रहे थे। इसके बाद सिकंदर ने नियारकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक जल मार्ग और बंदरगाह का पता लगाने के लिए दल भी भेजा। आपने गांधार कला भी सुनी है, गांधार कला भी मैंने आपको बताया है। गांधार कला को, ठीक है, इंडो यूनानी कहा जाता है। इंडो यूनानी कला क्या है? गांधार कला, गांधार कला मूर्ति कला है। ठीक है, मूर्ति कला मतलब मूर्ति बनाने में एक प्रकार की शैली है गांधार, और ये यूनानी और भारतीयों के मिश्रण से ही बनी। यूनानी जब आए तो उनके पास अपने देवता की एक प्रकार की अपोलो की एक हम कहते कि शैली थी, जिसके द्वारा वो निर्माण करते थे मूर्ति का। भारतीयों की अपनी शैली थी। तो यूनानी और इन भारतीयों की जो ये शैलियाँ आपस में मिली तो एक नई कला आई, गांधार कला। और आप देखते हैं बुद्ध की जो सबसे पहली प्रतिमाएं हैं वो गांधार कला में ही है। कला और संस्कृति वाले सेशन में आर्ट एंड कल्चर में हम लोग डिटेल में देख चुके हैं इस सब के बारे में कि गांधार कला और उसकी विशेषता क्या है, किस प्रकार से वो मथुरा कला से अलग है। मूर्ति कला की जो मथुरा शैली है वो आप देखेंगे कि पूरी तरीके से भारतीय है, स्वदेशी है। लेकिन गांधार कला स्वदेशी नहीं है, वो मिश्रित है, हमारी और यूनानियों से मिली हुई। इसी में मैंने आपको पहले बताया कि इसीलिए कला और संस्कृति को इतिहास के साथ ही पढ़ा जाता है, क्योंकि अगर आप यूनानियों के आक्रमण को पढ़ेंगे, यूनानी और भारतीयों के संपर्क को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको गांधार कला समझ में आ जाएगा। फिर आपको गांधार कला अलग से नहीं पढ़ने जाना पड़ेगा। इसीलिए इतिहास और कला संस्कृति को साथ साथ पढ़ा जाता है और ये साथ साथ चलते हैं। जैसे जैसे इतिहास में काल में परिवर्तन होगा, आप प्राचीन से मध्यकाल में आएंगे, मध्य से आधुनिक में आएंगे, वैसे वैसे कला के नए नए प्रतिरूप आते हैं, कला की नई नई शैलियाँ आती हैं, नए नए तरीके हमारे सामने आते हैं। फिर आधुनिक कला हमारे सामने आती है जब आज के समय में हम देख रहे हैं। तो इसीलिए इतिहास और कला संस्कृति को आप लोग साथ में पढ़ा जाता है। सिकंदर के इतिहासकारों से हमें पश्चिमोत्तर भारत में सती प्रथा, अब सती प्रथा के बारे में भी साक्ष्य आपको मिलेंगे। सती प्रथा भारत में बहुत प्राचीन समय से है। इसका एक साक्ष्य यूनानियों की वजह से भी हमें मिलता है, क्योंकि यूनानी इतिहासकार जो है उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है। गरीबी के कारण माँ बाप द्वारा अपनी लड़कियों को बेचना, ठीक है, उत्तम नस्ल की गाय और बैल, इनके बारे में हमें सिकंदर के इतिहासकारों से पता चलता है। ये सभी चीज़ हमें कहीं ना कहीं, ठीक है, क्या मिला, हमें एक फ़ायदा मिला इन चीज़ों का। इसके बाद में आप देखो एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तिथि क्रम। यूनानी जब यहाँ से आए और वापस गए तो अपने पीछे क्या छोड़ गए? यूनानी अपने पीछे छोड़ गए इतिहास जो तिथि क्रम से लिखा हुआ था, मतलब जिसमें काल के सीक्वेंस में सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो जब हमने अपना इतिहास लिखा, जब हमने अपने इतिहास के बारे में सर्च किया, हमने अपने इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की और एक काल का निर्धारण करने की कोशिश की, तो ये बहुत फ़ायदा हुआ।
मेरी बात समझ में आई आपको? ये आक्रमण से हमें क्या मिला? इस आक्रमण से हमें हमारे इतिहास को एक काल के रूप में, ठीक है, तो एक काल के रूप में हमें क्या मिलता है? हमें तिथि, हमें मदद मिली, हमें सहायता। सिकंदर ने कहीं ना कहीं आक्रमण से, उस यूनानी आक्रमण से हमें यह फायदा हुआ कि हम अपना इतिहास एक सीक्वेंस में लिख पाए। तिथि क्रम वाला इतिहास जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हमें मिलता है। तो ये भी आप देखोगे कि एक प्रकार का फायदा, एक प्रकार का लाभ है जो उस आक्रमण से हमें हुआ। बिफोर दैट, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। आज 1:30 बजे 1:30 PM पर आप लोगों के लिए केंद्र राज्य संबंध जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे संविधान का, भाग 11 और भाग 12। तो भाग 11 और भाग 12 से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्री में काम आएंगे। ये हमेशा प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 1:30 बजे केंद्र राज्य संबंध से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट MCQs हम लोग करने वाले हैं, तो अटेंड जरूर करना। प्रभाव 2.0 का सेशन 1:30 बजे, प्रभाव 2.0 के सेशन में मैं आज केंद्र राज्य संबंध, थोड़ा चेक कीजिए कितना आता है, नहीं आएगा तो अच्छी बात है, पता चल जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरे साथ UPSC प्रीलिम्स की इस प्रैक्टिस सेशन में प्रभाव 2.0 आज का टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, और टाइम है 1:30 बजे। 1:30 बजे हम लोग मिलेंगे, तो उसको आप लोगों को अटेंड करना है। उस समय भारत में बढ़ईगिरी सबसे उन्नत दस्तकारी थी, ऐसा भी हमें पता चलता है। बढ़ईगिरी मतलब जो कि बहुत सारे सामान वगैरह चीज़ें को बनाते हैं, ठीक है। बढ़ईगिरी, सिकंदर के इतिहासकार हमें सामाजिक और आर्थिक हालात के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो हमें उस काल के भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में, सामाजिक इतिहास के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती है। मेरी बात समझ में ही आपको? ये भी आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया आपको। फिर सिकंदर ने वहाँ से 2 लाख बैल यूनान में इस्तेमाल के लिए मकदूनिया भेजे, ये भी चीज़ पता चलती है। बढ़ईगिरी भारत की सबसे उन्नत दस्तकारी थी, जिसमें रथ, नाव और जहाज आदि बनाए जाते थे। तो ये सब कुछ हमें सिकंदर के आक्रमण के परिणाम में दिखाई देता है। फिर पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों की सत्ता को नष्ट करके सिकंदर ने इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि सिकंदर के आक्रमण का एक फायदा ये हुआ ठीक है। तो फिर मैं ये चीज़ सोच रहा था कि किस प्रकार से मौर्य शासन ने इतना ज़्यादा बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, तो उसमें सिकंदर और यूनानियों के आक्रमण का भी एक आप पॉइंट जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे उस इलाके में जहाँ पर हम बात कर रहे थे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में, एक छोटे छोटे साम्राज्य जो राज्य थे उन्हें हटाकर एक साम्राज्य स्थापित किया था। उसी को जीतकर मौर्य शासन में मिलाया मौर्यों ने। तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ और उसका मार्ग, उसका रास्ता किसने साफ किया? सिकंदर के आक्रमण। सुना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त ने, ठीक है, सिकंदर के सैन्य तंत्र की कार्यप्रणाली को थोड़ा बहुत देखा था और उसने उसका कुछ ज्ञान भी प्राप्त किया, जिससे नंद वंश की सत्ता को उखाड़ने में सहायता मिली। अब ये पॉइंट भी ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है, ये भी बोला जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने यूनानियों की सैन्य कला और सैन्य तंत्र आदि के बारे में थोड़ा बहुत सुना था और इसका प्रयोग नंद वंश के अंत के लिए किया। तो सिकंदर के आक्रमण का एक फायदा चंद्रगुप्त मौर्य को नंदों के विनाश में भी मिला है, ये भी बोला जाता है, ये भी सुना जाता है। तो ये सिर्फ सुनने की बात है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, पर मान सकते हैं कि हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की कार्यप्रणाली को, ठीक है, युद्ध पद्धति को नंदों के खिलाफ अपनाया हो और उसको नंदों की सत्ता को उखाड़ने में इससे सहायता मिली हो सकता है, वी नेवर नो दैट। चलिए, तो आज का ये सेशन
यहीं तक। आप सभी लोगों को फिर से कहूँगा कि लाइक करते हुए जाइए, जब आप जाएं सेशन से वापस तो लाइक करिए, क्योंकि इतनी सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए सारे एडुकेटर करते हैं। तो उन सभी की मेहनत को सराहिए, अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। ये आपके और उनके दोनों के लिए अच्छा है। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखो, मैं आप लोगों को इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकॉनमी, आर्ट एंड कल्चर, IR, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता भी हूँ। और व्यक्तिगत रूप से इनमें ज़्यादा नंबर सिलेबस को मैं कैसे लाया जा सकते हैं एग्ज़ाम में, ये भी आपको बताता हूँ। मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराता हूँ। तो बेटर है कि आप इस रेफरल कोड को प्रिफर करिए, CK लाइव। और जितने भी स्टूडेंट्स इसको यूज़ किए हैं उनसे आप पूछिएगा व्यक्तिगत रूप से कि उन्हें पछताना नहीं पड़ा। हमेशा मैंने उन लोगों का साथ दिया है। जब भी कोई प्रॉब्लम आई है, मैं खुद उनकी हर बाधा की, ठीक है, समाधान की कोशिश करता हूँ सारी प्रॉब्लम के लिए। तो इसको आप यूज़ कीजिए और ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। मिलेंगे 1:30 बजे वापस प्रभाव 2.0 के सेशन में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।